का एक गरीब किसान रहता था। उसकी 16 साल की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। रामलाल की पत्नी राधा को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। अब राधा की परवरिश अकेले रामलाल ही कर रहा था। रामलाल ने अपनी बेटी राधा को बहुत लाड प्यार से पाला था। सारा दिन रामलाल खेतों में काम करता और शाम को घर आकर खाना बनाता था। एक दिन की बात है, जब रामलाल अपने घर में खाना बना रहा था, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी काकी उसके पास आई और कहने लगी, अरे बेटा रामलाल, कब तक तू ऐसे ही दिन रात काम में लगा रहेगा? अब तो तेरी बेटी भी बड़ी हो गई है। तू खाना उससे बनवाया कर। इससे तुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा और तेरी बेटी को घर का काम भी आ जाएगा। काकी, मेरी एक ही बेटी है। मैं उसे माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, लेकिन ध्यान रखता हूँ कि उसे पिता का प्यार भरपूर दे सकूं। मैं अपनी बेटी को शिक्षित और मजबूत बनाना चाहता हूँ। मेरी बेटी अब मंत्री की बेटियों के साथ पढ़ने लगी है और उसके बदले में मैंने आचार्य जी को अपना एक पूरा खेत दे दिया है। महल के सिवा गांव में भी कोई तो शिक्षित होना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी बेटी से कोई घर का काम नहीं करवाता, ताकि उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहे। अरे रामलाल, ये भी कोई बात हुई? शिक्षा से आज तक किसी का क्या भला हुआ है? कन्या को सही समय पर घर के काम काज सिखा देना चाहिए, नहीं तो कल को जब वो ससुराल जाएगी तो तुम्हें ही कोसेगी कि पिता ने कुछ भी नहीं सिखाया। इसमें अभी बहुत समय है काकी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी बेटी एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। वो बूढ़ी काकी रोज किसी न किसी बात पर खड़ी खड़ी समझाती रहती थी, लेकिन रामलाल हमेशा प्यार से उसकी बात का जवाब देकर उसे चुप करा देता था। एक दिन की बात है, राधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, गांव के लोग शायद सही ही कहते हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे भी खाना बनाना सीख लेना चाहिए। बेटी, तू बस मन लगाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर। आचार्य जी तुझे जो पढ़ाएंगे उसमें तू किसी राजकुमारी से कम नहीं होगी। अच्छा बेटी, अब मुझे देर हो रही है। तेरा खाना मैंने बना दिया है, समय पर खा लेना, और तेरे दोस्त छोटू का खाना भी बना दिया है। इतना कहकर रामलाल खेतों में काम करने चला गया। उसने पूरा दिन खेतों में मेहनत की और फिर शाम के समय जब वह घर वापस आ रहा था, तभी अचानक रास्ते में एक सांप आ गया। रामलाल को वह दिखाई नहीं दिया और अनजाने में उसने सांप के ऊपर पैर रख दिया। सांप ने रामलाल को डसे लिया। रामलाल कुछ देर तक दर्द में तड़पता रहा और फिर वहीं उसकी मौत हो गई। आसपास के लोग जब यह दृश्य देखे तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। अरे देखो भाइयों, रामलाल को उस सांप ने काट लिया है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और रामलाल मर चुका था। लोगों ने अफसोस से कहा, अरे अरे, ये तो मर गया। भगवान, ये सब कैसे हो गया? बीवी तो इसकी पहले ही मर चुकी थी। जब राधा ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। पिताजी, अब मैं अकेली इस दुनिया में क्या करूंगी? आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं था। अब मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी? तभी एक 7 साल का बच्चा छोटू राधा के पास आया। दीदी, आप अकेली नहीं हैं जो बिना माता पिता के है। मेरे माता पिता भी इस गांव में एक नहीं बल्कि 2 अनाथ होंगे। असल बात तो ये थी कि छोटू एक अनाथ बच्चा था जो गांव में इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन राधा को उससे बहुत लगाव था। वो हमेशा उसे खाना खिलाती और प्यार करती थी। राधा ने छोटू को देखा और प्यार से कहने लगी, अब हम दोनों साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तुम मेरे। दीदी, आप तो पहले से ही मेरा सहारा हो। मुझे रोज खाना जो खिलाती हो, अब तो मैं तेरा सहारा बनूंगा। गांव के लोगों ने रामलाल का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अब गांव वालों को यह चिंता होने लगी थी कि रामलाल की अकेली बेटी राधा का क्या होगा। इस बात पर विचार करने के लिए गांव वालों ने एक पंचायत बुलाई और उसमें सरपंच ने कहा, भाइयों, रामलाल हमारे भाई जैसा था। अब हमें राधा को सहारा देना होगा। सहारा तो लड़कियां अपने परिवार को देती हैं,
लेकिन यह तो राधा है। यह किसी को क्या सहारा देगी, उल्टा बोझ ही बनेगी। मैं तो पहले से ही उसके पिता से कहती थी कि अपनी बेटी को घर का कामकाज सिखा दे, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब बस एक ही रास्ता बचा है, राधा की शादी कर दी जाए। मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं शादी नहीं कर सकती। इससे बेहतर तो यह होगा कि मैं भी अपने पिता की चिता के साथ जलकर राख हो जाऊं। राधा ठीक कहती है, अभी वह छोटी है, इतनी जल्दी उसका विवाह कैसे हो सकता है? तो क्या तू पालेगा इसे? महंगाई इतनी है, अपने बच्चों का पेट तो भर नहीं सकता, अब चला है दूसरों के बच्चे पालने। हाँ हाँ, बता बता, तू इसका पालन पोषण कैसे करेगा? इस गांव में अगर कोई ऐसा आदमी है जो राधा की जिम्मेदारी उठा सके तो वह सामने आ जाए। बड़ी काकी की बात सुनकर जब कोई भी सामने नहीं आया तो एक दूसरा आदमी कहने लगा, ठीक है काकी, राधा का विवाह करवा देना चाहिए। वैसे भी राधा इतनी छोटी भी नहीं है, 16 साल की हो गई है, परंतु विवाह के लिए कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। तभी एक औरत बोल उठी, मेरा बेटा राधा से शादी करेगा। लेकिन तुम्हारा बेटा ब्रजेश तो हमेशा नशे में धुत रहता है। राधा अभी 16 साल की है, जबकि तुम्हारा बेटा तो 40 साल का है। यह तो बेमेल विवाह होगा। अरे अरे, अब कोई राजकुमारी से ब्याहनी थोड़ी आएगा, जो मिल रहा है वही ठीक है। विवाह के बाद ब्रजेश अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझेगा और नशा करना भी छोड़ देगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक? मैं हार चुकी हूँ और मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो यह है कि मैं भी अपने पिता की चिता के साथ जलकर समाप्त हो जाऊं। देख राधा, तेरे पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो तू इस ब्रजेश से शादी कर ले या फिर तुझे यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे काकी की यह शर्त मंजूर है। मैं अब भी यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। काकी, लड़की गांव छोड़कर कहाँ भटकेगी? रोक लो उसे। जाने दो उसे। जब एक दिन बिना छत के रहेगी ना, तो उसे अपना गांव खुद ब खुद याद आ जाएगा। कहाँ जाएगी ये? कल सुबह तक वापस लौट आएगी और शादी के लिए भी तैयार हो जाएगी। मैं देखती हूँ इसके पिता के सपने कैसे पूरे होते हैं। अब तुम सब यहाँ से जाओ, अपने अपने घर लौट जाओ और 2 लोग जाकर राधा को गांव के बाहर छोड़ आओ। गांव वालों ने वैसा ही किया। तभी छोटू भागता हुआ राधा के पास आया और बोला, दीदी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस गांव में सिर्फ आप ही तो थीं जो मुझे खाना देती थीं। आपके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? राधा और छोटू चल पड़े। अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि जोरदार बारिश होने लगी और बिजली चमकने लगी। छोटू को चमकती हुई बिजली से बहुत डर लग रहा था। छोटू बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बारिश कब बंद होगी? बस थोड़ी देर में यह बारिश बंद हो जाएगी। छोटू, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। राधा छोटू को लेकर जमीन पर बैठ गई। दोनों की ठंड से बहुत बुरी हालत थी। उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था जिससे वे अपनी ठंड को रोक सकें। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। इतनी देर हो गई, हम चलते चलते कहाँ जा रहे हैं? छोटू, मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रही हैं। गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है। अब हम दोनों का क्या होगा? हम कहाँ जा सकते हैं? अब हम दोनों यहीं रहेंगे, इसी सड़क पर। राधा पूरी रात छोटू को समझाने की कोशिश करती रही। रात बहुत गहरी हो गई थी, लेकिन राधा को कोई भी जगह नहीं मिली जहां वह जा सके या अपनी झोपड़ी बना सके। राधा ने छोटू को तो सुला दिया था, मगर उसके गीले कपड़ों की वजह से छोटू दिल से सो नहीं पा रहा था। पूरी रात गुजर गई, लेकिन राधा ने एक पल की भी नहीं झपकाई। जंगल के जानवरों की आवाजें वहां और भी ज्यादा डर पैदा कर रही थीं। सुबह होते ही एक राजा अपनी सैकड़ों फौजियों के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने राधा और छोटू को देखा और पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? उठो और अपने घर चले जाओ। राजा की बात सुनकर राधा का चेहरा मुरझा गया। राजा ने पूछा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? जो भी बात है हमें बताओ। हम राजा हैं, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। महाराज, मेरा नाम राधा है और यह मेरा भाई छोटू है।
गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। राधा ने राजा को सारी बात बता दी। राजा को राधा और छोटू पर बहुत दया आई और वह दोनों को लेकर अपने महल में आ गया। उसने राधा से कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े और खाना भेजेंगे और अब से तुम महारानी की दासी बनकर रहोगी। महल में जल्द ही खुशखबरी आने वाली है और हमें महारानी के लिए एक और दासी की जरूरत थी और तुम हमें मिल गई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने हमें रहने की जगह दी और आश्रय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस मुल्क के राजा हैं, ये हमारा कर्तव्य है। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। राधा कई दिनों तक महल में ही रही। अब राजा ने राधा को रानी के कमरों की सफाई का काम सौंप दिया था। एक दिन राधा कमरे की सफाई कर रही थी तो रानी ने राधा से कहा, राधा, क्या सफाई के अलावा तुम कुछ और भी कर सकती हो? महारानी जी, मैं जानती हूँ कि यह काम मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। इसके अलावा मैं आपको कहानियों की किताब, याद और धर्म की किताबें पढ़कर भी सुना सकती हूँ। रानी ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हें किताबें पढ़ना आता है? हाँ महारानी जी, ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। अरे वाह राधा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार सुना है कि गांव की कोई लड़की पढ़ाकू है। क्या ये छोटू तुम्हारा सगा भाई है? हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या आपको वह मेरा सगा भाई नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो वो बहुत अपना सा लगता है। बहुत प्यारा है ना वह। मैं बहुत जल्दी उसे भी पसंद करने लगी हूँ। हाँ महारानी जी, और अब तो महल में नया राजकुमार भी आने वाला है, तो इसीलिए आपको छोटू और भी ज्यादा अच्छा लगता होगा। हाँ राधा, ये भी हो सकता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन महल में सुबह सुबह बच्चे के रोने की आवाज आई और उसी समय दाई माँ घबराकर बाहर आई और बोली, महाराज महाराज, आज हम इस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। न जाने क्या बीमारी है, भगवान की मर्जी कि इस महल में बच्चे के रोने की आवाज तो आती है, लेकिन उसके हंसने या जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं होती। नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा मत कहो। ये हमारा दूसरा बच्चा है। इससे पहले भी हम अपना एक बच्चा खो चुके हैं, अब इसे नहीं खो सकते। महाराज, बच्चे को बचाने का एक ही रास्ता है, काली नदी का पानी। अगर आप अपने बच्चे को वह पानी पिला दें तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन पानी लेने के लिए आपको खुद जाना होगा। ध्यान रखें कि इस नदी का पानी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है दाई माँ, मैं काली नदी का पानी लेकर आता हूँ। यहाँ महारानी ने जब दाई की बात सुनी तो वह बोल पड़ी, दाई माँ, ये तुम क्या कह रही हो? पता है ना, काली नदी के पास हमने अपने पहले बेटे को खो दिया था। महाराज अगर फिर वहां गए तो रो पड़ेंगे। महारानी जी, काली नदी का पानी बहुत शक्तिशाली है। उस बच्चे के लिए वह बहुत जरूरी है। अब तो महल में दूसरा राजकुमार आ चुका है महाराज, और आपके जख्म जल्द ही भर जाएंगे। महारानी, हमें अपने बड़े राजकुमार की सच में बहुत याद आती है, परंतु आज काली नदी पर जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अपने बेटे को जीवन दान देने के लिए काली नदी का पानी लाना ही होगा। जब मेरी पहली सुल्तान हुई थी उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। ऐसी भी क्या बात है मेरे बच्चों में जिन्हें सिर्फ काली नदी का पानी ही ठीक कर सकता है? रानी सोच में पड़ गई और फिर राजा अकेले ही जंगल के रास्ते काली नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही वे नदी का पानी मटके में भरने लगे, नदी का पानी सूख गया। अरे, इस नदी का पानी तो सूख गया। अब हम अपने बेटे के लिए काली नदी का पानी कैसे लेकर जाएंगे? कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिससे नदी हमें पानी दे दे। हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। राजा कुछ सोच ही पाते कि तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी। इस घने जंगल में अकेली लड़की कहीं किसी मुसीबत में न हो। हाँ, हमें जाकर देखना होगा। लेकिन वहां महल में हमारा बेटा आखिरी सांसें ले रहा है। समझदारी इसी में है कि हम जल्दी महल लौट जाएं। अगर देर हो गई तो हमारे बेटे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये लड़की भी तो हमारी प्रजा है, उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। हमें जाकर देखना होगा। कोई है? देखो, तुम जो भी हो बाहर आ जाओ।
हम इस इलाके के राजा हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हमसे डर। कि पेड़ के पीछे से बाहर ये तो राधा थी। वह बोली, महाराज, मैंने आप और महारानी की सारी बातें सुन ली थी, वो काली नदी के पानी वाली बातें। अच्छा, तो तुम छिपकर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं महाराज, नहीं, मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, हम काली नदी का पानी लेकर आएंगे। तुम अभी घर चली जाओ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। महाराज, आप सबका इतना ख्याल रखते हैं। अगर दुनिया में सारे राजा आप जैसे होते तो सबका राज कितना खुशहाल होता। हम अपनी तारीफ महल में आकर भी सुन सकते हैं। अब तुम यहाँ से जाओ। महाराज, मेरे पास इस समय एक उपाय है, काली नदी के पानी को फिर से वापस लाने का। अच्छा, लेकिन तुम्हें वह कैसे पता? महाराज, मैंने किताब में काली नदी के पानी के बारे में पढ़ा है। महारानी बता रही थी कि तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमें हमारे रास्ते से भटका दोगी। राजा राधा को कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी काली नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा दैत्य प्रकट हो गया। राजा 2 कदम पीछे हट गए और फिर खुद को संभालते हुए बोले, ऐ काली नदी के देवता, हमें थोड़ा पानी चाहिए अपने बच्चे को बचाने के लिए। वह दैत्य जोर जोर से हंसा और फिर बोला, तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। राजा ने जैसे ही अपना मटका उठाकर दैत्य की तरफ किया, तभी पीछे से राधा ने लाल रंग की मिट्टी उस दैत्य की तरफ फेंक कर उड़ा दी। लाल मिट्टी ने जैसे ही उस दैत्य को छुआ, वह तुरंत भस्म हो गया। अरे बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या किया? अब हमारे बेटे को काली नदी का पानी कहाँ से मिलेगा? महाराज, मुझे पता है आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप इस किताब पर तो यकीन करेंगे ना। इस काली नदी के रहस्य नाम की किताब में यही सब लिखा है। अगर कोई काली नदी के पानी को छू ले तो उसकी संतान उसी के सामने दम तोड़ देगी। और यह किताब मेरी नहीं है, यह आपके महल की किताब है जो मैंने वहां से उठाई थी। राधा ने काली नदी के रहस्य नाम की एक किताब खोलकर राजा के सामने रख दी। राजा यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? जब महारानी जी ने आपसे कहा कि उन्होंने पहले बच्चे को भी काली नदी के दोष के कारण खो दिया था और दूसरे बच्चे के लिए भी दाई माँ ने आपको वहां से पानी लाने को कहा, तब मैं समझ गई कि यह सब दाई माँ की ही चाल है। मुझे याद आया कि एक दिन जब मैं रानी जी को किताब पढ़कर सुना रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ काली नदी नाम की एक रहस्यमयी किताब रखी थी। जब आप यहाँ आने के लिए निकले तो मैंने उस किताब को उठाकर पढ़ा और तब मुझे समझ आया कि यह सब एक साजिश है। राजा ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गए। तभी राधा ने कहा, महाराज, काली नदी का पानी अमृत नहीं बल्कि एक शाप है। राजा ने राधा का धन्यवाद किया और कहा, राधा, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। अब हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे। महाराज, मेरे धन्यवाद की बात मत कीजिए, पहले आप असली अपराधी को तो पकड़िए। अपराधी तो समझो पकड़ा ही गया, वही दाई माँ मेरे बड़े बेटे की हत्यारिन है। नहीं महाराज, नहीं, वह तो सिर्फ एक मोहरा है। हमें असली हत्यारे को ढूंढना चाहिए। राधा और राजा महल आ गए। जब वे महल पहुंचे तो दाई माँ रानी के करीब बैठी हुई थी। राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने दाई माँ को पकड़ लिया और सबके सामने दरबार में पेश किया गया। महारानी भी दरबार में आ चुकी थी। राजा ने भरे दरबार में कहा, दाई माँ, मैंने और महारानी ने आप पर इतना विश्वास किया और आपने हमारे साथ क्या किया? अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। हाँ, पता चल गया, लेकिन अब तुम यह बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? मैंने वही किया जो सही था। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना क्या सही है? और तुमने जो किया, क्या वह ठीक था? यह सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? बोलो, तुम्हारी वजह से हमने अपना बड़ा राजकुमार खो दिया। पहले राजकुमार के जन्म पर भी तुमने हमें काली नदी का पानी लाने को कहा था। हमने तुम्हारी बात मानकर तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर जंगल में गए थे। तब हमने बच्चा तुम्हारी गोद में दिया और काली नदी का पानी लेने चले गए। तभी तुमने शोर मचा दिया कि राजकुमार को जंगली भालू उठा ले गया और हमने तुम्हारी इस बात पर विश्वास भी कर लिया था। तुम सोच भी नहीं सकती थी कि वे 7 साल हमारे लिए और रानी के लिए कितने कठिन थे। क्या आपको लगता है महाराज कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया? क्या आप सावित्री को भूल गए?
सावित्री का नाम सुनकर महाराज चौंक गए। दाई माँ बोली, मैंने तो बस सावित्री का साथ दिया है, जिसे मैंने इस महल में अपने बच्चों की तरह पाला था। मैंने उसका साथ दिया, बल्कि आपको उसका साथ देना चाहिए था।